वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का पार्ट 2। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट रिमेनिंग चैप्टर। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि रिफॉर्मेशन क्या था, रेनेसा कैसे आया और रिफॉर्मेशन और रेनेसा कैसे एक दूसरे से अलग थे और वो कहाँ कहाँ जाके फैले और बाद में क्या क्या हुआ, कितने चेंज आए हर फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रीजन एंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन एवरी फील्ड। अब हम पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो क्या था। Industrial Revolution is the name given to a series of changes that brought about a transition from production by hand to production by machine। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो एक चेंज थी, सीरीज यानी कि जो बदलाव आया उसकी सीरीज थी। ठीक है, वो क्या लाया, चेंज लाया। कहां से, जब लोग प्रोडक्शन कैसे कर रहे थे, अपने हाथों से कर रहे थे। ठीक है, अब वो कौन करने लग गई प्रोडक्शन, मशीन को दे दिया गया ये काम। फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से कहां की तरफ शिफ्ट हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। यानी कि जब जब हैंड से होगा काम, यानी कि एक इंडिविजुअल मैन करेगा काम तो उसमें टाइम लगेगा, और जब मशीन करेगी तो उस काम को करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, जो भी प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे हो जाएगा। फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स, और हैंडमेड गुड्स बनते थे पहले और वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, अब कैसे बनने लग गए, मशीन बनाने लग गई, पहले आदमी बनाते थे। Thus the term industrial revolution denotes all those changes that took place in the field of industry। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे कि नाम रखा गया, चेंजेस आए जो भी किसमें, इंडस्ट्री के फील्ड में, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जो भी इंडस्ट्री में चेंज आए, ठीक है, तो उसको कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अंटिल दिस पीरियड गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड एट होम विद हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले जब तक ये पीरियड शुरू नहीं हुआ था, जो गुड्स थे वो घर पे बनते थे। और गुड्स का मतलब जो भी सामान बनाना होता था, और उसके लिए वो कौन बनाता था, इंडिविजुअल मैन बनाता था। और अब ये काम किसको दे दिया गया, मशीन करने लगी ये काम। However, during the period of the industrial revolution, the employer made his workers to use machines। और ड्यूरिंग इस पीरियड के दौरान जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसमें जो एम्प्लॉयर थे, काम करने वाले थे, ठीक है, उस कंपनी में उन्होंने वर्कर्स को क्या करा, बोला कि मशीन को यूज करो, अब हमारी फैक्ट्री में हो। द एम्प्लॉयज वर पेड वेजेस फॉर देयर लेबर, और जो एम्प्लॉयज है उनको दिहाड़ी देने लगे, यानी कि पैसा देने लगे जितना भी वो काम करते थे। However, during this period of the industrial revolution, the employer made his workers to use machine in his factory। और इस पीरियड के दौरान जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीरियड था, इसमें जो एम्प्लॉयर काम करने वाले उन्होंने अपने वर्कर्स को बोल दिया कि मशीन का यूज करो हमारी फैक्ट्री में। द एम्प्लॉयज वर पेड वेजेस, और उनके लिए उनको पैसा मिलेगा जितना भी वो काम करेंगे। द पीरियड मार्क अ चेंज फ्रॉम हैंडवर्क टू मशीन वर्क, और इस पीरियड में चेंज आ गया, हैंडवर्क यानी कि जो काम हाथ से होता था वो मशीन करने लग गई, एंड फ्रॉम डोमेस्टिक सिस्टम टू फैक्ट्री सिस्टम, और जो घर में किया जाता था वो फैक्ट्री में होने लग गया। इट बिगेन इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ कब, 1750 में, बाई मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाने लगा। विद इन 100 ईयर्स इट ब्रॉट इन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द, और 100 ईयर्स के अंदर ये क्या हो गया, चेंज लाया, रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, किस फील्ड में, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ किसकी, पीपल की। रीजंस फॉर द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, अब रीजन क्या रहे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंग्लैंड में क्यों शुरू होना पड़ा, तो देखते हैं। आफ्टर द रिनेशा एंड द रिफॉर्मेशन द इंग्लिश मैन बिगेन टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने बोला रेनेसा, ठीक है, रेनेसा जो भी उनका लिटरेचर था उसको उन्होंने दोबारा क्या किया, उसका रिबर्थ हुआ, रिवाइवल हुआ। और रिफॉर्मेशन, जो कैथोलिक चर्च के जो भी नियम कानून थे तो पहले उस पर बिलीव किया जाता था, अब उस पर क्या हो गया, रिफॉर्मेशन क्या आया, उनकी बिलीफ में चेंज होने लग गया, वो रीजन ढूंढने लगे कि ऐसा क्यों है। तो रेनेसा और रिफॉर्मेशन के आने से जो इंग्लिश मैन है वो अब फ्रीडम, यानी कि जो भी आजादी थी उनके सोचने की और उसको एक्सप्रेस करने की, वो क्या हो गई थी, उसको एंजॉय करने लग गए थे। इट वाज इन दिस एटमॉस्फेयर दैट द इंग्लिशमैन थॉट ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट फील्ड, और इसी वजह से, इस एटमॉस्फेयर की वजह से उनके दिमाग में, फिर से मैंने कहा ना, जैसे कि रेनेसा रिफॉर्मेशन आया तो लोग जानने लगे, लोग सोचने लगे, तभी तो नई नई डिस्कवरी हुई, वॉयजेस हुए, ठीक है, सी रूट्स बने, नए कॉन्टिनेंट डिस्कवर होने लग गए। तो इसी वजह से उनके दिमाग में ऐसे मेथड आए, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी उनको
उनका जो माइंड में आइडिया आया वो इसी वजह से। द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंशन मेड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा इन्वेंशन किसने किए? ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किए। ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, और इसी वजह से रिवॉल्यूशन आ गया इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड हैड ए लार्ज कॉलोनियल एम्पायर, इंग्लैंड में क्या था? बहुत ज्यादा कॉलोनियल एम्पायर था। कॉलोनियल का मतलब जो भी उनके जो अलग अलग हिस्से होंगे ना, तो वो उनके ब्रिटिश के रूल में रहते थे और कॉलोनीज बना के वो उनके अंडर में काम करेंगे। फ्रॉम हर कॉलोनीज सी कुड गेट रॉ मटेरियल, और वहां से वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल लेते थे सस्ते दाम में और अपनी फैक्ट्रीज के लिए। और ये जो कॉलोनीज थी वो उनको मार्केट की तरह सर्व करती थी, जहां से क्या होते थे? वो लेते थे और उसको क्या करते थे? मैन्युफैक्चर करते थे। उसके बाद इंग्लैंड हैड plentiful deposits of iron and coal, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा पाया जाता था आयरन और कोल। आयरन एंड कोल माइंस वर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, वो क्या थी? माइंस जो थी आयरन कोल की वो एक क्या थी? नजदीक थी सिचुएटेड। आयरन वाज यूज इन मेकिंग मशीन, आयरन को यूज किया जाने लगा मशीन बनाने के लिए। द कोल प्रोवाइडेड चीप फ्यूल, और जो कोल है वो क्या है? एक जैसे कि वो पाया जाने लगा तो उनको सस्ता पड़ता था। बोथ दीज फैक्टर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और यही फैक्टर क्या हुआ? किधर की तरफ चले गए? डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज के। द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स वाज प्रोवाइडेड बाय टू फैक्टर, और जो इंसेंटिव दिए जाने लगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें, तो वो उसके दो फैक्टर थे। पहला क्या था? ह्यूज प्रॉफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, यानी कि उनको प्रॉफिट करना था अपना, जब वो अपना ट्रेड क्या करते? एक्सपेंड करते, फैलाते उसको। प्रोवाइडेड एन इम्पल्स टू डिस्कवर न्यू वेज, और इसी ने किसकी तरफ जोड़ दिया? ताकि वो डिस्कवर कर सके न्यू वेज ऑफ इंक्रीजिंग हर प्रोडक्शन। इससे अपना क्या कर सके? जब न्यू वेज डिस्कवर होंगे तभी तो अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर पाएंगे। जब उन्होंने सी रूट वगैरह फाइंड आउट कर दिए थे, अब वो क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, और उस गुड्स को अपने प्रोडक्शन को फैलाने के लिए वो यही तो करेंगे ना, नए नए रास्तों का डिस्कवर करेंगे ताकि उनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। और दूसरा रीजन क्या था? जो नेपोलियनिक वार थी उन्होंने क्या कर दिया? इंग्लिश इंडस्ट्री को एक्टिव बना दिया, और इसी वजह से ये जो वार्स है वो फिर से नहीं हुई कभी ब्रिटेन में। द लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस इन ब्रिटेन प्रूव यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, और ये जो लंबा समय था किसका? शांति का ब्रिटेन में, क्योंकि अब लड़ाई नहीं होती थी। इसने ये प्रूव कर दिया कि जो डेवलपमेंट है न्यू इंडस्ट्री का वो कितना यूजफुल है। अब क्या हुआ? डोमेस्टिक सिस्टम में क्या है? हाँ, जहां पे वुमेन घर में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गुड्स को, ये आपको इस पिक्चर से बताया गया है। द एग्रेरियन रिवॉल्यूशन प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, एक अग्रेन रिवॉल्यूशन आया होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, तो इसी ने उसको क्या करा? बढ़ावा भी दिया इंग्लैंड में। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स वर फ्री टू वर्क इन द सिटी, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जो पीजेंट थे वो क्या करने लग गए? काम करने लग गए सिटीज में। सो मैनी लेबरर्स वर अवेलेबल इन इंग्लैंड, और इसलिए उनको इंग्लैंड में जो भी थे जो काम करवाना चाहते थे उनको लेबर मिल जाती थी टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री में काम करने के लिए। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंग्लैंड वॉज एडुकेट, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा हो गया था। जेम्स वाट ने इन्वेंट किया स्टीम इंजन को। द डिस्कवरी ऑफ स्टीम एज अ सोर्स ऑफ पावर, और ये जो डिस्कवरी स्टीम की एक सोर्स था पावर का, जिसने क्या कर दिया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को और फैसिलिटी प्रोवाइड की। इन 1813 स्टीम वॉज यूज टू रन लोकोमोटिव्स, और 1830 में स्टीम को यूज किया जाने लगा लोकोमोटिव्स, यानी कि जो मूविंग पार्ट उनको मूव करवाने के लिए। द यूज ऑफ ए टारकोल एंड तार इनेबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, और तारकोल और तार की वजह से रोड बनने लगी बहुत यूरोपियन कंट्रीज में। तो पहले तो सी रूट के थ्रू जाते थे, अब देखिए इसकी वजह से रोड भी बनने लगी। दिस ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट, और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया, उसका रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। तो अब क्या होता? पहले तो सी रूट के थ्रू जाते थे, अब क्या हो गया? रोड बन गई, तो रोड से उनके लिए ट्रांसपोर्ट और इजी पड़ गया। इन 1814 यहाँ पे आपको पिक्चर में बता रखा है फैक्ट्री सिस्टम कैसा होता था, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब 1814 में क्या हुआ? जॉर्ज स्टीफेंसन डिजाइन हिज फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन विच वाज यूज्ड फॉर हॉलिंग कोल इन द किलिंगवर्थ कॉलरी, मतलब 1814 में जो इस जॉर्ज स्टीफेंस थे, जिनको फादर ऑफ रेलवेज भी कहा जाता है, उन्होंने एक लोकोमोटिव इंजन बनाया जो यूज कर जो क्या कैसे चलता था? उसमें कोल डालना पड़ता था, तो उसकी जो पिक है वो ये है। ये उन्होंने क्या किया? 1840 में स्टीफेंसन ने लोकोमोटिव इंजन बनाया। तो देखिए अब और इजी हो गया था ट्रांसपोर्ट। इन 1830 द रेलवे ट्रेन वाज रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम, और 1830 में जो रेलवे ट्रेन है उसको रन किया जाने लगा स्टीम की मदद से। रिलीजियस वॉर्स एंड इंटॉलरेबल
Conditions drove thousands of people from Spain and France to England, और रिलीजियस वॉर और इनटॉलरेबल कंडीशन, जो सह नहीं सकते थे कंडीशन, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, बहुत हजारों लोगों को स्पेन और फ्रांस से इंग्लैंड भेज दिया। दीज पीपल ब्रॉट विद देम वेल्थ, और वो लोग वहां जाके इंग्लैंड में जाके अपने साथ वेल्थ भी लाए। गुड क्राफ्टमैनशिप, उनके पास काम भी, क्राफ्टमैनशिप का मतलब हाथों से बनाना किसी चीज को, मैकेनिकल स्किल भी थी और स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज भी था। अब हम पढ़ते हैं मेजर इन्वेंशन। मेजर इन्वेंशन क्या हुए? Many great inventions were made during the industrial revolution. Industrial revolution में बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन हुए। उनमें से कुछ है फ्लाइंग शटल। इन 1733 जॉन के इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल। 1733 में जॉन के ने इन्वेंट किया फ्लाइंग शटल को, किसके लिए? क्लोथ सिलने के लिए। दिस इनेबल्ड द वीवर्स टू वीव ट्वाइस एज फास्ट एज बिफोर, और जैसे कि पहले बहुत टाइम लगता था बुनने में, अब क्या हुआ, उनकी स्पीड बढ़ गई। किस वजह से? इस फ्लाइंग शटल की वजह से वो जल्दी जल्दी बुनने लगे। स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या थी? जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। अब देखिए कितने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, जो चीज नीड चाहिए उसका इन्वेंशन हो गया है ना, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यहाँ पे भी वही कहानी है। दिस डिवाइस कुड बी ऑपरेटेड बाय वन पर्सन एंड स्पिन एज मच एज 8 थ्रेड्स एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ वन। अब देखो ये जो डिवाइस थी इसको ऑपरेट करता था एक पर्सन, और उसमें स्पिन यानी कि कितना आप थ्रेड यूज कर सकते हो, 8 थ्रेड, तो यानी कि काम कितनी जल्दी हो जाएगा। वाटर फ्रेम। रिचार्ड ऑकराइट ने इंप्रूव किया कि स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड अ वीविंग फ्रेम नोन एज वाटर फ्रेम विच वाज ओरिजिनली रन बाय हॉर्स पावर। और जो रिचार्ड ऑकराइट थे उन्होंने इंप्रूव किया इस स्पिनिंग जेनी को, इसको इंप्रूव किया, और उन्होंने इन्वेंटेड किया एक वीविंग फ्रेम जिसको वाटर फ्रेम भी और बोला जाता है, और जो रन होता है हॉर्स पावर के थ्रू, और बाद में इसको कैसे चलाया गया? वाटर पावर के थ्रू। दिस वाज मच बेटर देन द स्पिनिंग जेनी, और ये स्पिनिंग जेनी से भी बहुत बेटर था। एज इट कुड प्रोड्यूस टफर थ्रेड, और ये प्रोड्यूस करता था टफर थ्रेड, ठीक है। स्पिनिंग म्यूल। सैमुअल क्रॉम्पटन इन्वेंटेड द स्पिनिंग म्यूल, और सैमुअल क्रॉम्पटन ने इन्वेंट किया स्पिनिंग म्यूल को, जो कंबाइन करता था गुड फीचर किसके? स्पिनिंग जेनी के और वाटर फ्रेम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। विद द मैकेनिकल डिवाइस स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर थ्रेड्स वुड बी प्रोड्यूस रैपिडली, तो जो स्ट्रॉन्ग और फाइनर थ्रेड थे उनको भी आप प्रोड्यूस कर सकते थे। तो धीरे धीरे देखो ये वाली वेराइटी आई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो कैसे कैसे नीड के अकॉर्डिंग उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने कितना सोचा। उसके बाद ऑटोमेटिक लूम। एडमंड कार्टराइट इन्वेंटेड द ऑटोमेटिक लूम और पावर लूम। अब देखो ऑटोमेटिक लूम और पावर लूम तक बात चली गई। दिस मशीन यूज एन ऑटोमेटिक शटल, ये मशीन ऑटोमेटिक शटल को यूज करती थी, जो पानी से चलती, पानी के पावर से चलती थी, जैसे कि बिजली की बनती है वैसे ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस वैसी। बाय दिस इन्वेंशन टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड, और इस वजह से, जो इस इन्वेंशन की वजह से जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, उसमें भी क्रांति आ गई। एज द स्पीड ऑफ वीविंग बिकेम 100 फोल्ड, और स्पीड बढ़ने लगी बुनने की, और प्राइस क्या हो गए, आधे घट घट के आ गए। कॉटन गिन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो कॉटन गिन थी यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो स्प्रेड होने लगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। रिवॉल्यूशन वो फैल गया था कहां तक? यूएसए तक। वेयर एली विटनी इन्वेंटेड अ मैकेनिकल डिवाइस नोन एज कॉटन गिन, और जहां पे एली विटनी ने इन्वेंट किया एक मैकेनिकल डिवाइस जिसको बोला गया कॉटन गिन। ये क्या करती थी? सेपरेट करती थी कॉटन सीड्स को फाइबर से ऑफ द कॉटन बॉल, यानी कि जो कॉटन बॉल में फाइबर थे उसको अलग करती थी कॉटन सीड से। तो स्टूडेंट ये भी इन्वेंशन हो गया। स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई की मशीन होती है जो, एलियस हॉब इन्वेंटेड द स्विंग मशीन विच गेव अ ट्रिमेंडस बूस्ट टू द क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो इसने क्लोथिंग इंडस्ट्री को और बढ़ा दिया स्विंग मशीन ने। अब प्रोडक्शन ऑफ स्टील कैसे हुआ? हेनरी बेसेमर इन्वेंटेड अ प्रोसेस फॉर मेकिंग हार्डर, प्योरर एंड रिफाइंड आयरन नोन एज स्टील बाय द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। हेनरी बेसेमर ने इन्वेंट की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि क्या बनाया जा सके, हार्डर, प्योरर और रिफाइंड आयरन को बनाया जा सके, जिसको बोला जाता है स्टील। कैसे रिमूव, कैसे बनाना है? इम्प्योरिटीज को रिमूव करके। जो ये न्यू प्रोसेस थी ये क्या थी? सस्ती थी, एंड फार बेटर देन इन अर्लियर वन, पहली वाली प्रोसेस से ज्यादा अच्छी थी। द एमरजेंस ऑफ स्टील वाज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द आयरन इंडस्ट्री, और जो स्टील का इमरजेंस आया वो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था आयरन इंडस्ट्री में। अब आ गया इसके बाद स्टीम इंजन। इन 1769 जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ये तो आपको भी पता ही होगा। द इंजन हैड अ सेपरेट कंडेंसर फॉर कूलिंग द स्टीम, और जो इंजन है इसका एक सेपरेट कंडेंसर था कूल करने के लिए स्टीम को, एंड एन एयर टाइट जैकेट भी था, क्या करने के लिए? सिलेंडर को रखने के लिए कंटिन्यूसली हॉट, ताकि वो गर्म रहे। इट हैड ग्रेटर स्पीड, इसकी ज्यादा स्पीड थी, और ये
कोल को लेस कंज्यूम करता था, यानी कि कम कोल पड़ता था उसमें, एंड वॉज इकोनॉमिकल, और ये क्या हो गई, इससे इकोनॉमी भी चेंज हो गई। इट प्रोवाइडेड स्टीम पावर फॉर ऑल टेक्सटाइल मशीनरी एट ए कंपेरेटिवली लो प्राइस, और ये प्रोवाइड करता था स्टीम पावर को सभी टेक्सटाइल मशीनरी के लिए, किस पे, एक कम दाम पे। तो ऐसे करके स्टीम इंजन भी आया, जेम्स वॉट ने इनको इन्वेंट किया 1769 में। तो स्टूडेंट ये तो हमने पिक देख ली थी। टेलीग्राफ एंड टेलीफोन क्या हुआ? The introduction of telegraph and telephone revolutionized कम्युनिकेशन। तो टेलीग्राफ और टेलीफोन ने भी क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया। द टेलीग्राफ सिस्टम वॉज वाइडली इंट्रोड्यूस आफ्टर 1845 में टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड अंडर सी केबल वॉज सेट अप इन अटलांटिक ओशन इन 1866, और अंडर सी केबल सेट किए गए अटलांटिक ओशन में 1866 में। और जैसे कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को कब इन्वेंट, 1876 में इन्वेंट किया, इसलिए जो एबव मेंशन है वो किसने किए, इंग्लैंड ने किए, और उनको बोला जाता है द वर्कशॉप ऑफ यूरोप एंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री वर्ल्ड की। तो किसको बोला जाता है, वर्कशॉप ऑफ यूरोप, इंग्लैंड को, और ये क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है हमारे संसार। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ? द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम। जैसे कि हमने देखा था, पहले लोग घरों में बनाते थे कोई भी गुड्स को, कोई भी सामान को, और अब क्या हो गया, वो फैक्ट्री करने लगी, मैन्युफैक्चर। तो ये किससे, डोमेस्टिक सिस्टम रिप्लेस हो गया फैक्ट्री सिस्टम से। लार्ज मशीन वर सेटअप इन बिग बिल्डिंग, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन सेटअप होने लग गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। जनरली लोकेटेड बाय द साइड ऑफ ए रनिंग स्ट्रीम, और वो किसके किनारे बनी, रनिंग स्ट्रीम, जहां पे कोई झरना होगा, पानी होगा, उसके किनारे। अ नंबर ऑफ वर्कर्स कुड वर्क साइमल्टेनियसली इन दीज फैक्ट्रीज, और बहुत सारे वर्कर काम करने लगे इन फैक्ट्री में, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के गुड एक टाइम पे प्रोड्यूस करने लगे। द इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन ब्रॉट आउट इन वेरियस फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस फॉर द बेटर, और जो भी ये इन्वेंशन है वो एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाए ताकि और अच्छा हो। रेलवे, लोकोमोटिव, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोटर कार्स एंड मेनी अदर थिंग्स मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल। और ये जो सारी चीजें आई, टेलीफोन, मोटर कार्स वगैरह, इन्होंने हमारी जो लाइफ है उसको और कंफर्टेबल बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी केम टू बी यूज फॉर लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी आ गई जिससे कि हमें बिजली मिली। हीटिंग, कुकिंग, ऑपरेटिंग रेडियो एंड टेलीविजन, वॉशिंग, आयरनिंग क्लोथ्स एंड मेनी अदर कोर्स, इतनी सारी चीजें हो गई इन्वेंटेड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी टाउन्स एंड सिटीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से बहुत ज्यादा टाउन और सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द अर्बन एरिया, जो गांव के लोग थे वो शहर में आने लगे, किसकी खोज में, एम्प्लॉयमेंट की खोज में, एजुकेशन के लिए, कल्चरल बेनिफिट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंक्रीज द नेशनल वेल्थ एंड मेड द वेस्टर्न नेशन रिच एंड पावरफुल, और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने नेशन की जो वेल्थ है वो बढ़ा दी। जैसे वो गुड्स पहुंचाने लगे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या हो गई, और ज्यादा ग्रो करने लगी इकोनॉमिक, एंड मेड द वेस्टर्न नेशन, और इस इन जो वेस्टर्न नेशन थे ये रिच बन गए और पावरफुल बन गए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो हैड सम नेगेटिव इफेक्ट, तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट थे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने कैपिटलिज्म को राइज किया। अ फ्यू इंडिविजुअल इन सोसाइटी बिकेम कैपिटलिस्ट, यानी कि कुछ इंडिविजुअल सोसाइटी में कैपिटलिस्ट बन गए। द ओनर्स ऑफ द की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जिसका काम संभालता था, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्शन उसके अंडर में है। दे कॉर्नर्ड फैबुलस वेल्थ एंड विल्डेड इमेंस पावर एंड प्रेस्टीज, और उनका एक स्टेटस बन गया था, किसकी वजह से, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं। ऑन द अदर हैंड इट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ वर्कर्स लिविंग इन पॉवर्टी, अब जो रिच लोग बन गए, जिनके अंडर में कौन लोग काम करते थे, वर्कर्स, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं थे और वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आए होंगे। और उसके बाद जब उन्होंने उनके अंडर में काम किया, जो रिच मैन थे, तो वो जो वर्कर्स थे वो तो क्या थे, गरीब थे, तो इसकी वजह से वो उन पे क्या करने लगे, रूल करने लगे। और वो जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, यानी कि उनके एम्प्लॉयर्स, वो अपनी रोजी रोटी के लिए उनके अंडर में क्या करने लगे, काम करने लगे पैसे के लिए। इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट मोनोपोलाइज पॉलिटिकल पावर, और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट यानी कि जो वो इंडस्ट्री के मालिक थे वो क्या करने लगे, अपने को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग समझने लग गए। इकोनॉमिक पावर वॉज यूटिलाइज टू सीज पॉलिटिकल पावर, और इकोनॉमिक पावर यानी कि पैसों को यूटिलाइज करा जाने लगा, काहे के लिए, ताकि उन पे पॉलिटिकल पावर भी आ जाए। जिसने क्या किया, इकोनॉमिक बेनिफिट भी लाया। इन इंग्लैंड आउटवर्ल्डली देयर वाज डेमोक्रेसी, और इंग्लैंड में क्या हो गई, एक तरह से डेमोक्रेसी हो गई, पर जो एरिस्टोक्रेट्स थे और ऑलिगार्क्स थे उन्होंने रूल किया वहां। पार्लियामेंट वाज कंट्रोल्ड बाय द रिच लैंडलॉर्ड, और जो पार्लियामेंट थे उसको कौन कंट्रोल करती थी, रिच लैंडलॉर्ड, जिनके पास बहुत पैसे होते थे, और बिग कैपिटलिस्ट, और जो बिग कैपिटलिस्ट थे यानी कि वो भी रिच मैन थे। रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स टुक प्लेस इन द फैक्ट्रीज, और बहुत ही
बहुत ही बेकार एक्सप्लॉइटेशन होने लगा वर्कर्स का, उनको शोषण किया जाने लगा उनका फैक्ट्रीज में। दे वर मेड टू वर्क फॉर 12 to 15 आवर्स एट ए स्ट्रेस। अब देखिए कितना काम करना पड़ता था उन्हें, 12 से 15 घंटे तक। अ नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट तो आया, उसने बहुत लोगों को एम्प्लॉय भी किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से। अब क्या हुआ, जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनको भी काम दिया जाने लगा फैक्ट्रीज में, बिकॉज देयर लेवल वाज फाउंड चीपर देन दैट ऑफ मैन। क्योंकि उनके जो वेजेस थे उनको कम देने पड़ते थे, किसके कंपैरिजन, मैन को तो ज्यादा देने पड़ते थे उनको, और चिल्ड्रन और वुमेन को वो कम देते थे। कंडीशंस इन द माइंस वर स्टिल वर्स। और कंडीशन जो माइंस यानी कि कारखानों में बहुत ही बेकार थी, जहां वुमेन और चिल्ड्रन क्या करते थे, खींचते थे कार्ट, यानी कि जो सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एंड माइंस ऑफन मीन दैट मैन हैड नो एम्प्लॉयमेंट। और जो एम्प्लॉयमेंट है जो देखा गया उस टाइम, वुमेन और चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में लगे रहते थे। अब तो रूल आ गया ना कि 14 से नीचे वाले बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्रीज में। पर यहाँ पे क्या था, जो वुमेन और चिल्ड्रन थे फैक्ट्रीज में वो करते थे काम, उस टाइम की बात है ये, पहले की। और जिसमें ये देखा गया है कि जो मेन है उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। फिर समटाइम्स ऑल द वर्कर्स वर डिसमिस अनजस्टली एंड आर्बिट्रेटरीली। कुछ कभी कभी तो ऐसा होता था, जो वर्कर्स थे उनको उनके काम से हटा दिया जाता था। क्यों, देखो अब फैक्ट्री यानी कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, तो वो क्यों चाहेगा उस मैन को ज्यादा वेज देना, उसका लॉस होगा। अब जब उसको कम उसमें वेज में कोई काम कर दे रहा है उसका, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन कर देते थे कम पैसों में काम, तो वो वहां देखेगा ना क्यों क्यों उसका पैसा कम खर्च हो रहा है। तो यही थी यहाँ पे रीजन। द वर्कर्स लिव्ड इन स्मॉल टेनिमेंट्स। और जो वर्कर है वो छोटे छोटे टेंट में रहते थे, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, लाइट भी नहीं थी और हीट भी नहीं थी, ना कोई साफ सफाई थी, और उनका खाना भी क्या था, बहुत ही गंदा था, मतलब नहीं मिल पाता था, इतने पैसे ही नहीं होंगे तो खाएंगे कहाँ से। क्लोथ भी नहीं रहते थे, स्लम ड्वेलिंग यानी कि जो स्लम एरियाज में रहते थे, एंड मिजरेबल लिविंग कंडीशन, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस थी उनकी स्टूडेंट। तो ये है उनकी स्ट्रीट, ऐसे रहते थे। इंडस्ट्रियल इंग्लैंड ये बना, ये देखिए कितना सारा स्मोक। और चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, देखिए चिल्ड्रन कैसे वर्क करते थे, तो कुछ पिक में दिखाया गया है आपको उस टाइम पे कैसा हुआ करता था। क्रिएटेड हेल्प फॉर द वर्कर्स। और उनकी जिंदगी कैसे हो गई थी, नर्क के बराबर, नर्क के बराबर हो गई थी। बिसाइड्स फीवर एंड प्लेग क्रिएटेड हैवोक अमंग द वर्किंग क्लास। और जब उनको खाना नहीं मिलेगा, रहने वो ऐसी जगह रहेंगे जो साफ ना हो, तो क्या हो जाएगा, इससे बुखार आया उन्हें और प्लेग भी हो गया, और बहुत ही ज्यादा वर्किंग क्लास में ये हो गया क्रिएटेड। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेड द वेस्टर्न नेशन रिच। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसने वेस्टर्न नेशन को रिच और पावरफुल बना दिया। और उन्होंने अब जैसे देखो, जैसे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जब पैसे आते हैं, जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, रूल करने लग गए वो, और वो ई पॉलिसी अपनाने लग गए। क्यों, ताकि जो और भी कंट्रीज है वो हमारे अंडर में काम करे। वो कॉलोनीज बनाते थे जो उनके अंडर में काम करती थी, वो उनके कंट्रोल में रहे, ताकि और यहाँ से अपनी पावर दिखाना। तो वो कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड एक्सप्लॉइटेशन ये फॉलो करने लग गए, जिनके पास ज्यादा पैसे आने लग गए। दे नीडेड चीप रॉ मटेरियल। अब उनको चीप रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि उनकी मशीन चल सके उससे। एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर दियर मैन्युफैक्चर्ड गुड। और वर्ल्ड वाइड मार्केट चाहिए था ताकि उनके गुड्स मैन्युफैक्चर होने लग जाए। कॉलोनीज एंड एम्पायर्स फॉर वेस्टर्न नेशन। कॉलोनियल एम्पायर वर नीडेड फॉर इकोनॉमिक गेन। और कॉलोनीज और एम्पायर्स थे वो किसके लिए जरूरी थे, इकोनॉमिक गेन के लिए। हाईली इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न नेशंस कॉन्क्रीट द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज। और जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज यानी कि जहां बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज थी जिन वेस्टर्न नेशन में, उन्होंने क्या कर दिया, जो बैकवर्ड कंट्रीज थी उनसे पीछे थी, जैसे एशिया और अफ्रीका, उनको एक्सप्लॉइट करने लग गए वो, और उनको क्या कर दिया उन्होंने अपने अंडर में लाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर है और उनके पास उतनी नहीं थी, और अपने रिसोर्सेज के लिए वो अपने अंडर में उनसे काम कराने लगे। इंडिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, इजिप्ट, कांगो और बहुत सारी कंट्रीज इसके विक्टिम्स बने, पीड़ित बने इस वेस्टर्न कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म तो हमने पढ़ दी, इंपीरियलिज्म क्या हुआ। जो वर्ल्ड इंपीरियलिज्म है ये ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ल्ड इंपीरियम से, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर, जैसे वेस्टर्न नेशन के पास हो गई थी। इंपीरियलिज्म रिफर टू द सिस्टम बाय विच अ पावरफुल नेशन एस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। इंपीरियलिज्म जो था वो एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा पावर जिससे, जो सिस्टम जिसको कौन कैरी करता था, पावरफुल नेशन, वो इस्टेब्लिश करते थे अपने कंट्रोल दूसरी कंट्री के ऊपर, आइदर बाय या तो पॉलिटिकल प्रेशर करके, इन्फिल्ट्रेशन एंड एनेक्सेशन, और बाय आउटराइट वॉर से। वंस कॉन्क्रीट दिस कंट्री वाज क्लेम्ड एज ए कॉलोनी। और एक बार जब वो जीत जाए तो एक कंट्री क्लेम्ड हो जाती थी, वो उसकी कॉलोनी बन गई। मतलब जिन कंट्री ने उनके अंडर में
उनका काम करने लग गए तो वो उनकी कॉलोनी बन गई। दीज कॉलोनीज वर गवर्न एंड एडमिनिस्टर्ड बाय इंपीरियल नेशन। ये जो कॉलोनीज थी उनको गवर्न और उनमें प्रशासनिक जो देख रेख है वो कौन करता था, इंपीरियल नेशन करता था, थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव और अ पपेट गवर्नमेंट, या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव या पपेट गवर्नमेंट, यानी कि जिनके ऊपर एक गवर्नमेंट होगी और वो वही करेंगे जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी। द इंपीरियल नेशन एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ दीज कॉलोनीज। और जो इंपीरियल नेशन है उन्होंने बहुत ही शोषण किया जो भी रिसोर्सेज थे इन कॉलोनी में, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से वहां से रिसोर्स लिया और वो बेचा और अपने को प्रॉफिट कर लिया उससे। कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल चीप लेबर। ये कॉलोनीज प्रोवाइड करती थी रॉ मटेरियल, लेबर को सस्ती दामों में देना। एग्रीकल्चर लैंड, trading ports to the imperial nation को। By the end of 15th century, the territorial ambition of the European nation were mostly confined to acquiring one another's territories in Europe। और 15th सेंचुरी के एंड तक जो टेरिटोरियल एम्बिशन थी यूरोपियन नेशन की वो क्या हो गई, कन्फाइंड हो गई और भी अच्छी बन गई, ताकि वो अनदर टेरिटरीज यूरोप की क्या कर सके, एक्वायर कर सके। यहाँ पे दे रखा आपको कार्टूनिस्ट व्यू दे रखा है इंपीरियलिज्म का। ये देखिए इसका मतलब है ये चाहता है कि ये जो जितना भी वर्ल्ड है मेरे अंडर में काम करे। However, geographical discoveries, establishment of new trading routes and the consequent trade relation stimulated their rivalry in a new direction। और जैसे कि geographical discoveries हो गई थी, establish हो गए थे new trade routes और trade relation भी अच्छे हो गए थे, तो ये इससे उनके दुश्मन भी बने। For more than two countries, the nation fought with each other। इस वजह से लड़ाई होने लग गई जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई करने लग जाती है, यानी कि उसकी दुश्मन बन जाती है। For colonies and trade in Asian Africa। और colonies के लिए वो अपने एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई करते थे और वो ट्रेड के लिए भी लड़ाई करते थे एशिया और अफ्रीका के बीच। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड और फ्रांस हैड बिल्ट अ ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। और 19th सेंचुरी के एंड में जो इंग्लैंड और फ्रांस है उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉलोनियल एम्पायर बना दिए एशिया और अफ्रीका में। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज फोकस ऑन मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड बाय एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ इट्स कॉलोनीज। और जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हुआ उसने फोकस किया किस पे, मेंटेन और अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना। और एक्सप्लॉइट किसको करना, रिसोर्सेज जो उन कॉलोनीज में होते, यानी कि वहां से रिसोर्सेज ले जाओ अपने पास और अपने को अमीर बना दो और उन कंट्रीज को गरीब बना दो। इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इन यहाँ से लाते थे वो और बहुत सारे अफ्रीका की जगह से। Some other countries of the world like Germany, Italy, Russia and Japan also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asian Africa। और भी जो अंडर कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, इटली, रशिया, वो भी चाहते थे कि उनका भी जो इन्फ्लुएंस, उनका भी प्रभाव इन कॉलोनीज पे, वो भी कॉलोनीज बनाए और इन देशों में उनका प्रभाव पड़े। These colonies were essential for their progress as they could provide raw materials for their industry and market for their finished product। और इस कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज थी ये उनके लिए जरूरी इसलिए थी ताकि वो प्रोग्रेस कर पाई वो कंट्री। जैसे कि इंपीरियलिज्म यानी कि क्या करना, पावरफुल नेशन कैसे तभी तो बन सकते थे वो जब वहां से वो रॉ मटेरियल लेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और स्ट्रांग होती जाएगी, इकोनॉमिक वहां की कंडीशन और स्ट्रांग होती जाएगी, तो वो क्या बन गए, पावरफुल बन गए। तो यही रीजन था तब उन्होंने यहाँ इन जगह से रॉ मटेरियल्स लेने लगे, अपने मार्केट के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए थे यहाँ से लेने लगे। बिसाइड्स एक्वायरिंग कॉलोनीज वुड एड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ दीज कंट्रीज। और जो भी पावर, जो पावर से अपनी पावर के साथ रूल करने के अलावा उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्टेटस भी बना दिया। दिस लेड टू ए क्लास ऑफ इंटरेस्ट अमंग दीज कंट्रीज। और इससे क्या होने लग गया, कंट्रीज के बीच में क्लैश होने लग गया। द यूरोपियन पावर्स बिगेन टू स्क्रैम्बल फॉर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पायर। और जो यूरोपियन पावर है वो धीरे धीरे क्या करने लगी, स्क्रैम्बल होने लगी। और किसके लिए, जैसे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया था इस वजह से। Rivalries between nations were not just for colonies but for colonial trade and trade routes। जो राइवलीज थी उनके बीच में लड़ाइयां होने लगी नेशन के बीच में, वो कॉलोनीज के लिए नहीं थी पर ट्रेड और ट्रेड रूट्स के लिए भी थी। These rivalries created suspicion, tension and wars। और इसी वजह से क्या होने लग गया, वॉर्स होने लग गया, which finally culminated in the first world war। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना स्टूडेंट बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, तो ये रीजन है उसका। ये देखिए इंपीरियलिज्म की यहाँ पे आपको पिक दे रखी है। इंपीरियलिज्म का मतलब ये जो वेस्टर्न नेशंस है जो पावरफुल नेशन बन गया, जैसे इंग्लैंड का बता रहा है, तो इंग्लैंड से ही तो शुरुआत हुई ना। इंग्लैंड ने तो सबसे पहले क्या करा, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को और इंक्रीज किया और उसके बाद उन्होंने कोलोनाइजेशन कर दिया सारी कंट्रीज में। तो वो चाहते हैं न्यूजीलैंड, इजिप्ट, इंडिया, इतनी सारी कंट्री हमारे अंडर में काम करे और जो हम बोले वो उसको एक्सेप्ट करे।
तो स्टूडेंट हमने पढ़ा ये फर्स्ट वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और कॉज क्या था इंपीरियलिज्म का? नेशनल प्रेस्टीज, वाइट्समैन बर्डन, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कॉलोनीज रिसोर्सेज, एकोमोडेशन ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन, मार्केट फॉर फिनिश गुड, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे मैंने बताया इंपीरियलिज्म क्यों हुआ, किस वजह से जो वेस्टर्न नेशन है वो सब इतना पावरफुल बन गया और भी कंट्रीज को अपने अंडर में काम कराने लग गया। नेशनल प्रेस्टीज, एक उसका स्टेटस हो गया था, जैसे कि वो रिसोर्सेज लाता था और कंट्री से और अपनी कंट्री में बेच के प्रॉफिट कमाता था। व्हाइट मैन्स वर्ल्डन, यानी कि वो क्या चाहता था, जो एशिया और अफ्रीका कंट्रीज है वो भी उसके अंडर में आए और वो उनको अपने अंडर करके एक सिविलाइजेशन लाइन कंट्री में और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, वो सुपीरियर बन गया था। जो यूरोपियंस कंट्रीज थे वो सुपीरियर बन गई थी और वो चाहती थी एशिया अफ्रीका भी क्या हो जाए, उनके अंडर में आ जाए। यह है व्हाइट मैन्स वर्ल्डन। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कॉलोनीज रिसोर्सेज, जो भी जो कॉलोनीज थी जिनके जो उनके अंडर में थी वहां के रिसोर्सेज वो ले लेते थे एक चीप रेट पे। एकोमोडेशन ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन, और वहां पे क्या होती थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती थी इन कॉलोनीज में, जिससे वो उनको ले जाते थे अपने साथ और कम वेजेस देकर काम कराते थे। मार्केट फॉर फिनिश गुड, मार्केट्स यानी कि जैसे वो गुड्स लाते थे कंट्री से अपनी कंट्री में बेचते तो वो क्या हो जाता था, उनके लिए मार्केट हो जाता था और इसी वजह से उनकी इकोनॉमिक पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल भी वो दूसरी कंट्री से लाते थे और अपनी कंट्री में बेचते थे। कॉजेस क्या थे? विद द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप वाज प्रोड्यूसिंग मच मोर देन शी नीडेड एंड कॉन्सिक्वेंटली शी हैड टू फाइंड मार्केट टू सेल ऑफ हर सरप्लस। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो यूरोप है वो प्रोड्यूस करने लग गया बहुत ज्यादा गुड्स, जो भी सामान वगैरह मार्केट में बेचने लग गया। सो द कैपिटलिस्ट नाउ बिगिन टू पेनिट्रेट इनटू न्यू एरिया लुकिंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, और पैसे आने की वजह से वो नई नई एरिया में भी देखने लगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। रॉ मटेरियल न्यू मार्केट में उनका एफर्ट सपोर्ट किया जाने लगा, जो बिग आर्मीज और नेवीज थी, पावरफुल नेशन गवर्नमेंट की। कॉलोनीज वर नीडेड टू एकोमोडेट सरप्लस पॉपुलेशन, और कॉलोनीज में क्या रहती थी, ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी। यूरोपियन गवर्नमेंट्स रिगार्डेड दैट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ ए नेशन डिपेंडेड ऑन द एरिया ऑफ इट्स ओवरसीज पोजीशन, और यूरोपियन गवर्नमेंट ये रिगार्ड करती थी कि जो पावर और स्टेटस है नेशन का वो डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे, यानी कि उसने अपना कंट्रोल कितना बढ़ा दिया है। यूरोपियंस कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू एशियन एंड अफ्रीकन, जो यूरोपियन थे वो अपने को सुपीरियर समझते थे, बड़ा समझते थे, और किसके कंपैरिजन में, एशिया और अफ्रीका। वो सोचते थे ये जो कंट्रीज है कुछ नहीं है। जो दे कंसिडर इट एज द व्हाइट मैन्स बर्डन, और उन्होंने इसको कहा व्हाइट मैन बर्डन। क्यों? क्योंकि वो सिविलाइजेशन चाहते थे, जैसे उनकी कंट्रीज में था वैसे एशिया और अफ्रीका में भी हो। Consequently, a large number of people and the major portion of the earth came under complete or partial subjugation to the six great powers of the world, that is, और इसी वजह से, इसी के रिजल्ट से जो बहुत ज्यादा लोग और जो सबसे ज्यादा पोर्शन अर्थ का वो किसके अंडर में आ गया, कंप्लीट और पार्शियल सब्जुकेशन, यानी कि इन्होंने अपना क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, टू द सिक्स ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बन गई फिर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया एंड जापान। इम्पैक्ट ऑफ इंपेरियलिज्म, अब इंपेरियलिज्म का इम्पैक्ट क्या था? व्हेन अ यूरोपियन पावर केम इनटू अ फॉरेन कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन एंड कॉन्फिडेंट फॉर इट्स ओन इंपेरियलिस्टिक मोटिव्स, इट कंप्लीटली डोमिनेटेड दैट कंट्री। जब यूरोपियन पावर कहाँ आ गई, फॉरेन कंट्री में, किसके, एशिया की, अफ्रीका की, और उन्होंने यहाँ यहाँ क्या कर दिया, अपना कॉन्ट्रोल कर दिया उस एरिया को, ठीक है, यानी कि अपने कंट्रोल में कर दिया, और इसी वजह से वो क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, यानी कि उनकी जो पावर थी वो उनके ऊपर डोमिनेट हो गई, हावी हो गई। इट चेंज इट एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इट्स ओन बेनिफिट, और इसने चेंज कर दिया वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी को अपने बेनिफिट के लिए। और इंपेरियलिस्टिक नेशन मेड ह्यूज प्रॉफिट यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज, जो इंपेरियलिस्टिक नेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने लगे इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, करके अपनी कॉलोनीज के लिए। इन द कोर्स ऑफ दिस डेवलपमेंट द इंपेरियलिस्टिक नेशंस आल्सो ब्रॉट मैनी न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज टू दिस कॉलोनीज, और इसी दौरान जो डेवलपमेंट हुए इंप्रेस्टिक नेशन क्या लाया, बहुत ज्यादा इन्वेंशन डिस्कवरी लाया इन कॉलोनीज में, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उनको और अच्छा बना दिया। हाउएवर इंपीरियलिज्म हैड फार रीचिंग नेगेटिव इफेक्ट, और जबकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी थे, विच आउटवेड देयर पॉजिटिव इफेक्ट, जिसने उनके पॉजिटिव इफेक्ट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म फॉर द कॉलोनीज वर द फॉलोइंग। पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे? जो इंपीरियलिस्टिक नेशन थे उन्होंने रोड, कैनाल, रेलवे, कॉलोनीज कहाँ बनाई, एशिया और अफ्रीका में। उन्होंने एस्टेब्लिश की बहुत सारी इंडस्ट्री इन कॉलोनीज में अपने बेनिफिट के लिए, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लग गया, उन्होंने पीपल को भी, जो कॉलोनी के पीपल थे वो भी बेनिफिट होने लगे, उनको भी दिया जाने लगा कुछ प्रॉफिट। दे इंट्रोड्यूस इम्प्रूव मेडिकल केयर, उन्होंने ये भी मेडिकल केयर में भी इम्प्रूव किया, और बेटर मेथड ऑफ सैनिटेशन इन द कॉलोनी, उन कॉलोनी में क्या किया, सैनिटेशन के अच्छे मेथड बनाए। दे इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया, और मॉडर्नाइजेशन, इसी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी आया, जैसे टेक्नोलॉजी न्यू आएगी तो मॉडर्नाइजेशन भी होता है। अब जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या हुआ, बाय ब्रेकिंग अप द एज ओल्ड पैटर्न्स ऑफ
economy in the colonies, and by forcing them to grow commercial crops, they destroyed the self-sufficiency of their rural society. उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था जो एज ओल्ड पैटर्न था एग्रीगेन इकोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी का इन कॉलोनीज में, और उनको फोर्स किया कि वो कॉमर्शियल क्रॉप बनाए। कॉमर्शियल क्रॉप जो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा उगा देना और उसको बेचना, उसके बाद पैसा कमाना, ये दे डिस्ट्रॉयड द सेल्फ सफिशियंसी, और इस वजह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी सेल्फ सफिशियंसी को। जैसे कि जो रूरल सोसाइटी थी वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, उनका पैटर्न था, पर ये क्या करते थे, ये उनको ऑर्डर दे देंगे कि ये जो क्रॉप की क्वांटिटी है ये इतनी बढ़ा दो, अगर आप इतनी बोगे तो उतने में उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो अपने कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए देखने लगे वो। दे मेड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाई, और चेंज एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू, और चेंज कर दिया जो भी उससे पहले लैंड रेवेन्यू रहता था। इफेक्टेड द फार्मर्स फ्रॉम देयर लैंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, और अगर वो पेमेंट ना दे फार्मर्स तो वो उनको बाहर निकाल देते थे उनकी जमीन से। दिस रूइंड द वेरी बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, और इसने रूइन कर दिया, खंडर कर दिया किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज के, एशिया और अफ्रीका के। दे रूइंड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, और जैसे जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि पहले लोग हाथ से करते थे काम, हाथ से बनाते थे चीजें, तो उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे मशीन को देती ना ये वाली, तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्री इन कॉलोनीज में बनाई और मैनी पीपल को जॉबलेस कर दिया। जब मशीन करने लग जाएगी काम तो लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, और कम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएंगे वो, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा उनके पास, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दे कंसिडर देमसेल्फ सोशली सुपीरियर एंड कल्चरली, जैसे कि वो क्या थे, अपने को इंपीरियली, जैसे कि वो अपने को क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे ना, तो उन्होंने अपने को क्या बना दिया, कल्चरली मोर एडवांस बना दिया, किसके कंपैरिजन में, जो पीपल इन कॉलोनीज में रहते थे। देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस मेनी चेंज इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और इस वजह से उन्होंने जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें भी बहुत चेंज लाए, और जो रीति रिवाज थे, कल्चर थे उन कॉलोनाइज कंट्रीज के, उसमें भी चेंज किया बहुत। इन मेनी पार्ट ऑफ द कॉलोनाइज वर्ल्ड द ट्रेडिशनल कल्चर वर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे कॉलोनाइज वर्ल्ड यानी कि और जगह जहां जहां उनका कंट्रोल था, उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में जो ट्रेडिशनल कल्चर यानी कि जो उनका पहले से कल्चर चलाता रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें क्या बोला, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए, यानी कि वहां पे वो चाहते थे उनका अपना कल्चर हटे और हमारा वेस्टर्न कल्चर वहां पे क्या हो, बने, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड हो। तो स्टूडेंट ये था उनका इतना, ये जो सोचने का तरीका, ताकि वो क्या चाहते थे, हमारे अंडर में रहे ये नेशन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो स्टूडेंट मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो देखा कीजिए ऐसे ही, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को और अपने दोस्तों को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।